गुनहगार जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो हैं, उन्होंने बयानबाजी उस वक्त दी कि तोड़ के दिखाएं। और महबूबा जी के बयान आते थे इस तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं होगा, लेकिन बाद में घर घर ने कांधा दिया, घर घर में तिरंगा फैलाया गया। मैंने प्रोटेस्ट किया, इवन कि मैंने अपनी कमीज़ भी फाड़ी है उस वक्त जब 370 और 3500 रियासत जम्मू कश्मीर से हटाया। मैंने अपनी कमीज़ को फाड़ा है, दुनिया ने देखा है, फेसबुक पे चढ़ा है। तो मुझे जेल भेजा, मुझे उसका भी फ़ख्र है कि मुझसे एक सुन्नत अदा हो गई बहैसियत एक मुस्लिम, एक मुसलमान। मैं नबी का कलमा गो हूँ, वो फ़ख्र है मुझे कि मैंने जेल का। मुझे ये लगा कि जम्मू कश्मीर आज़ाद हो चुका है, जम्मू कश्मीर आज़ाद हो चुका, और मैं आज़ाद स्टेट में रह रहा हूँ, आज़ाद स्टेट में। जिधर मुफ्ती साहब चले गए ना, उधर वो पार्टी भी चली गई। जनाब अली वो जो हमने जो है जोली में डाले मुफ्ती साहब के, और 2014 में हमने PDP का MLA मेरे बड़े भाई शाह मोहम्मद तांतरे साहब को MLA बनाकर जो है वो जो है मुफ्ती साहब की जोली में हमने डाला। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी कि मैंने BJP को छोड़ा, मगर मैं खुददार हूँ, खुद गर्ज नहीं हूँ। मैंने कुर्सी की लालच नहीं की। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं स्टेट जनरल सेक्रेटरी BJP मोर्चे का बना हूँ, मुस्लिम मोर्चे का बना हूँ। मैंने ये लालच नहीं कि मैंने उस वक्त ये समझा कि दफ़ा 370 और 35A जो है वो हमारी रियासत से खिसकता जा रहा है, और मैंने फिर मोड़ लेकर फिर PDP को एक बार फिर मौका दिया। गुज़िश्ता रात को एक वीडियो वायरल होता है, आपने टाइपराइटर के माध्यम से वो वीडियो देखा भी होगा, जिस वीडियो में एक शख्स फ़ारूक खान नाम का गुलाम नबी आज़ाद साहब से मिलता है, और वहाँ पे ये चीज़ कहता है, क्या उसने वो इस चीज़ का दावा करता है कि जो आज मौजूदा वक्त में जो सियासत में हो रहा है, वो चीज़ें वो 2 साल पहले एक ख्वाब की सूरत में देख चुका है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक खान जी। फ़ारूक साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका यासर साहब और आपके इस चैनल का। जैसे कि आपने फरमाया, जहाँ तक ख्वाब की बात आपने कही, इस ख्वाब को लेकर मैं काफ़ी खामोश था। 2020 की बात है, जब मैं जेल से निकला, PSA मुझ पर लगा, आर्टिकल 370-35A जब हटाया गया रियासत जम्मू कश्मीर से, तो हमें जेल में बंद किया गया, और मेरे साथ और भी मेरे भाई साथी थे। तो 20 में हम बाहर आए 6 महीने गुजार के। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई बड़ा लीडर बनना चाहता हूँ, नहीं, मेरी वो ख्वाहिश नहीं है। फ़ारूक साहब, आखिरकार वो ख्वाब पूरा क्या था? पहले वो ख्वाब बताएं हमारी आवाम को, जिस ख्वाब का आपने दावा किया। मैं उसी बात पे आता हूँ, वही चीज़ लेकर मैं आ रहा हूँ, वही बात मैं लेकर आ रहा हूँ। आपके चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना वक्त दिया। तो जहाँ तक ख्वाब की बात है, मैंने रात को लगभग 7 बजे के टाइम पर हमारी जो मुलाकात हुई गुलाम नबी आज़ाद साहब से, हमारे साथी हमारे साथ थे, और हमारी जॉइनिंग भी हुई। और मैं खुशकिस्मत हूँ, और मेरे साथी भी खुशकिस्मत हैं कि फाउंडेशन डे पर हमें मौका मिला, और हम आज़ाद साहब के सिपाही बनकर रात को हमने ये जॉइनिंग जो है डाली। और ये ख्वाब जो मैंने देखा था, ये मैंने आज़ाद साहब को बड़ी महफिल में, बड़ी सभा के अंदर बताई, बयान किया, ये ख्वाब बयान किया। मैंने 2020 में, ये ईमानन मैं कह रहा हूँ, यही बात मैंने रात को भी कही, और यही बात मैं आज भी कह रहा हूँ। मैं ईमानन, मैं ये किसी को बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं करूँगा। ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर रखकर मैं कह रहा हूँ, ये ख्वाब मैंने जो देखा था, जो इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे हैं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए,
یہ میں دیکھ چکا ہوں 2 سال پہلے. اور میں نے کئی بار میڈیا کے جو ہمارے بھائی ہمارے ڈسٹرکٹ پونچھ میں کام کرتے ہیں، میں نے کئی بار ان سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس خواب کو میں بیان کروں، لیکن پھر میں نے خاموشی اختیار کی. کہیں ایسا نہ ہو یہ خواب جھوٹا ثابت ہو. لیکن میں اس انتظار میں تھا کہ یہ خواب انشاءاللہ سچ نکلے گا، اور یہ خواب جو ہے میرا آج سچ ثابت ہوا. اور انشاءاللہ میں جموں کشمیر ریاست کی تمام جو ہمارے لوگ ہیں سب سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ خواب جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر ناظر رکھ کر بیان کر رہا ہوں. ہمارے آنے والے چیف منسٹر جموں کشمیر کے غلام نبی آزاد صاحب ہوں گے، اور بیرون ریاست میں بھی آزاد صاحب کی پارٹی کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ. جو پارٹی کل ڈیموکریسی آزاد پارٹی بنی ہے، اور پورے ہندوستان کے اندر انشاءاللہ ایک وقت آئے گا غلام نبی آزاد کی پارٹی ابھر کے آئے گی. یہ مجھے یقین ہے، اور یہ میں دیکھ چکا ہوں. خاص کر کے میں ریاست جموں کشمیر کی بات کروں، آج موقع ہے، جموں کشمیر کی عوام کو موقع ہے، ایک وسیلہ ہمیں ملا ہے، اور اگر ہم اس وقت بھی بھٹک جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسا بد نصیبی کوئی نہیں ہوگا. فاروق صاحب، اس سے پہلے آپ پی ڈی پی کے زون صدر تھے، تو آخرکار پی ڈی پی کیوں آپ نے چھوڑا؟ کیونکہ ایک وہ بھی اچھی پارٹی ہے ایک حساب سے، اگر کشمیر بیسڈ پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں وہ بھی کشمیر کے حق کی بات کرتی ہے، جیسا کہ کشمیری کہتے ہیں، پی ڈی پی کہتی ہے. تو آپ نے پی ڈی پی کو کیوں چھوڑا؟ ریزن کیا تھا؟ جہاں تک پی ڈی پی کا سوال ہے، میں نے رات کو یہ چیز بھی واضح الفاظوں میں آزاد صاحب کے سامنے رکھے. وہاں پر پوری ان کی ٹیم تھی. 12 سال میں نے پی ڈی پی کو دیے. پی ڈی پی مفتی محمد سید صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے. جدھر مفتی صاحب چلے گئے نا، ادھر وہ پارٹی بھی چلی گئی. کیونکہ پارٹی کے اندر جب بغاوت ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، جب مفتی صاحب کی ان کا انتقال جب ہوا، ہم وہاں پر تعزیت پہ گئے، گپکار میں ہم گئے. محبوبہ مفتی اس وقت جو تھی وہ صدمے میں تھی، وہ ہماری بڑی بہن ہے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن وہ اس صافے کو سنبھال نہیں پائی. انہوں نے پارٹی کو جو ہے نا، جو پارٹی کا جو ورکر تھا اس کو اگنور کرنا شروع کر دیا. اور اس کے باوجود بھی ہم نے پی ڈی پی کو 2008 میں 12,000 ووٹوں سے جناب علی وہ جو ہم نے جو ہے جولی میں ڈالے مفتی صاحب کے. اور 2014 میں ہم نے پی ڈی پی کا ایم ایل اے میرے بڑے بھائی شاہ محمد تانترے صاحب کو ایم ایل اے بنا کر جو ہے وہ جو ہے مفتی صاحب کی جولی میں ہم نے ڈالا. لیکن گراؤنڈ لیول پر جن لوگوں کے پاس ہم بھکاری بن کے گئے، جولی لے کر گئے کہ اس بار ہم نے پی ڈی پی کا ایم ایل اے بنانا ہے اور جموں کشمیر کی جو سیاست ہے اس میں بدلاؤ لانا ہے، ہم 2/3 اکثریت بنا کر حکومت بنائیں گے. تو میں نے ایک موڑ اپنی زندگی میں لایا. وہ موڑ یہ تھا کہ میں جب 14 میں ہی 2 الیکشن ہوئے، پارلیمنٹ کا بھی ہوا اور اسمبلی کا بھی ہوا، میں لگ بھگ 6 مہینے پہلے بی جے پی جوائن کر چکا تھا. اور بی جے پی میں جو اعزاز مجھے ملا تھا وہ سیاسی حوالے سے اگر دیکھا جائے، سیاسی طریقت سے اگر دیکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں وہ میری بہت بڑی بیوقوفی تھی کہ میں نے بی جے پی کو چھوڑا. مگر میں خوددار ہوں، خود غرض نہیں ہوں. میں نے کرسی کی لالچ نہیں کی. میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اسٹیٹ جنرل سیکرٹری بی جے پی مورچے کا بنا ہوں، مسلم مورچے کا بنا ہوں. میں نے یہ لالچ نہیں کی. میں نے اس وقت یہ سمجھا کہ دفعہ 370 اور 35A جو ہے وہ ہماری ریاست سے کھسکتا جا رہا ہے. اور میں نے پھر موڑ لے کر پھر پی ڈی پی کو ایک بار پھر موقع دیا اور ایم ایل اے جتا کر جو ہے وہ ان کو ہم نے بھیجا جناب علی. مگر بدقسمتی یہ رہی کہ 2/3 اکثریت مفتی صاحب حاصل نہیں کر سکے اور انہوں نے جو ہے بی جے پی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا. لیکن مفتی صاحب کی سوچ مفتی صاحب کے ساتھ ہی گئی. بعد میں اس چیز کو کوئی سنبھال نہیں پایا. ایون کہ
महबूबा जी ने जो डिसीजन लिया था उस वक्त मरहूम के बाद, वो हुकूमत बनाने के उस फैसले में नहीं थे, और हमने भी कमेंट किया था, अखबार में हमने दिया था। मैं अपनी बात करूंगा, महबूबा जी बंद करो, बस हो गया, हमें ज़रूरत नहीं आप आगे सरकार बनाने की बीजेपी के साथ, क्योंकि हालात मुझे दिखाई दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर के आगे वाले हालात क्या होने वाले, क्योंकि 30 साल हो गए मुझे धक्के खाते सियासत के अंदर। तो कुल मिला के मैं आपको ये गुजारिश करूं, दफ़ा 370 35A अगर ये हमारे हाथ से गया, इसकी पहला गुनहगार जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं वो हैं, उन्होंने बयानबाजी उस वक्त दी कि तोड़ के दिखाएं, और महबूबा जी के बयान आते थे इस तिरंगे को कोई कांधा देने वाला नहीं होगा, लेकिन बाद में घर घर ने कांधा दिया, घर घर में तिरंगा फैलाया गया, घर घर में तिरंगा चढ़ाया गया। क्या वक़्त रही, और ये इनके आकार ने 370 और 35A को ख़त्म करवाया, रियासत जम्मू कश्मीर को जहन्नम के अंदर डाल दिया। और ये जो ख्वाब मैंने देखी, ये ख्वाब अल्लाह ताला इसको इंशाल्लाह सच करेगा, और ये सच होता आ रहा है। मेरे ख्वाब को जो मैंने देखा ये पूरा हो रहा है, और मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब के खेमे में एक सिपाही की तरह जो है वो ज्वाइन हुआ हूँ, और जो मेरे यहाँ साथी हैं, ये नौजवान बच्चे हैं, ये फ्यूचर है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बैरून रियासत में भी जो है हमारी पार्टी का डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है वो ऊपर के आएगी। फारूक साहब, सबसे पहले ये बताएं, आज़ाद साहब को आप ख्वाब के बाद चाहने लगे या पहले से कहीं ना कहीं आप आज़ाद साहब को पसंद करते हैं? देखिए, आज़ाद साहब बेबाक लीडर है। 2002 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने 16 सीटों पर जब वो सीएम बने, तो उस वक़्त उनको सीएम बनाने में कांग्रेस का ही जो वो सपोर्ट मिला, मगर लास्ट पर उन्होंने जो है, जो किसी की टांग खींचता है उसकी वो ऊपर वाला खींचता है, लास्ट पे उन्होंने आज़ाद साहब की टांगें खींची, तो आज वो सीधा खुद भी गए तो साथ में पार्टी भी गई। लेकिन आपने उस वक्त आज़ाद साहब के साथ जाना क्यों नहीं अच्छा समझा? क्योंकि उस वक्त से लेकर आज तक आप पीडीपी के साथ थे। हालांकि 2016 में जब पीडीपी की पार्टी कहीं ना कहीं डिसॉल्व होती नज़र आ रही थी, तो उसके बाद भी आप आज़ाद साहब के साथ जा सकते थे, लेकिन आपने इतना लंबा अरसा क्या सोचने का इंतज़ार किया? देखिए, कोशिश ये होती है, अगर कोई जहाज़ डूब रहा होता है ना, तो हर उसमें जो बैठे हुए होते हैं ना, उनकी ये भी कोशिश होती कि ये बेड़ा पार लग जाए। अगर वो डूब ही जाता है ना, तो फिर जो है उससे जान बचाने की बात आती है। अब मैं अपनी बात बताऊं, मैंने जान बचाने वाली बात आज की कि ये जहाज़ डूब गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अल्लाह को हाजिर नाज़र रख कर ये कहा कि ये जो ख्वाब मैंने देखी थी, इस ख्वाब के बाद मुझे ये लग रहा था कि आज़ाद साहब जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अल्लाह ने वसीला भेजा है। अगर आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम बेवकूफ़ बनी, लेकिन तमाम लीडर तो ये कहते हैं उन्हें बीजेपी ने प्लांट करके भेजा है। देखिए, ये प्रोपगंडे हैं, ये इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, एक चीज़ को मैं ज़रूर मानूंगा, सरकार बीजेपी की है, मरकज़ बीजेपी के पास है। इस वक्त बीजेपी का जो काम है, जो उनके वर्कर हैं, जो उनकी कारकर्दगी है ग्राउंड पे आगे आगे चल रही है, उसको हम जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये नहीं है, सच सच होता है, सच लेकर चलो, अल्लाह आपका साथ देगा। तो बीजेपी का अपना रोल है, पार्टी अपनी बनी। और एक बात और कहना चाहूँगा, कुछ लोग मैंने देखा व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे ये चीज़ कहते हैं कि आज़ाद साहब ने अपनी जो पॉलिसी है, एजेंडा, मैं समझता हूँ और मैं ये जवाब देना चाहता हूँ उन मेरे भाइयों से, मेरे से बड़े हैं या छोटे हैं या बराबरी के हैं, कि ये कमेंटबाजी करना छोड़ दे। मैं डिबेट में आता हूँ, आज़ाद साहब को क्या हैसियत है किसी को डिबेट में आकर वो उसके साथ बात करे? मैं डिबेट में बात करूँगा आज़ाद साहब के बदले कि आज़ाद साहब क्या है। रही बात ये कहने की कि बीजेपी में उनका कोई ये है या ये एक व्यूमर है, ये बदनाम करने की बात है। तो फिर अगर देखा जाए तो पीछे हवाला देखो ना, पार्टियों ने क्या किया। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी की सपोर्टें नहीं ली? जब वाजपेयी की सरकार थी उस वक्त उमर साहब नहीं थे मिनिस्टर, सेंटर में नहीं थे क्या? तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के साथ चल करती तो स्टेट आगे बढ़ेगी। और साहब, जिस चीज़ के लिए आपको जेल जाना पड़ा, आर्टिकल 370, जिसके खिलाफ आपने प्रोटेस्ट किया, आपको पीएसए तक भी झेलना पड़ा, लेकिन आज उसी आर्टिकल का आज़ाद साहब ये कह रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में वापस नहीं आ सकता। तो क्या आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि आर्टिकल 370 वापस नहीं आ सकता? सच, ये सच है। आज़ाद साहब की पॉलिसी जो है ना, वो रफ नहीं है। इसका मतलब आप भी हिम्मत हार चुके हैं? नहीं,
ये चीज़ मैंने को देखो, मेरी बात सुनो, बात हिम्मत की नहीं है, बात सच की है। मैंने कहा ना कि 370 और 35A को तोड़वाने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का रोल है। उन्होंने जज्बात में लाया बीजेपी को, उन्होंने उकसाया उनको। जब उन्होंने ये बातें शुरू कर दी कि झंडे को कोई कांधा नहीं देगा, दूसरा कह रहा है कोई तोड़ के दिखाए, तो इतने बड़े मुल्क को चैलेंज कर रहे हो। ये तो छोटी सी रियासत है, ये कौन सी बड़ी बात है 370 तोड़ना, 3500 तोड़ना। उन्होंने तोड़ दिया। आओ क्या वेव पुंछ में भी आज़ाद साहब की चलेगी? देखिए, ये मेरे अल्लाह के काम है। जब हम जैसे ग्राउंड लेवल के लोग, एक छोटे लोग जनाब अली, आज़ाद साहब के सिपाही बन सकते हैं, तो इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है हम जब वापस जाएंगे अपनी कंस्टिट्यूंसी में मेहनत करेंगे। और ये भी हमने आज़ाद साहब से कहा, मुझे ये चीज़ कहा गया कि भाई मैंडेट के हवाले से आपकी कोई भी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए या कोई भी आप इसमें मुतालबा नहीं रखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैंने रात को क्लियर कर दी कि हम मशवरा ज़रूर देंगे। हम ग्राउंड लेवल पे देखेंगे कौन सा चेहरा, कौन सा शख्स हमारे लिए बेहतर रह सकता है। आवाम के लिए पहले, हमारे लिए नहीं, आवाम के लिए जो बेहतर रहेगा। चाहे मैं ये चीज़ भी मैंने क्लियर की है कि आप किसी को भी मैंडेट दो, हम आज़ाद साहब के सिपाही हैं और हम उस कैंडिडेट को इंशाल्लाह जिताकर आज़ाद साहब की झोली में डालेंगे। और सब आपने वहाँ पे एक और बात भी कही थी, क्या जो लीडर हैं जब इलेक्शन लड़ना होता है तब ये आवाम के पास वोट मांगने आते हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन बनने के बाद ये बात तक भी नहीं करते। क्या ये तमाम लीडरों को आपका इशारा था या किसी पार्टिकुलर लेके लीडर को था? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमें दुख हुआ जिस एमएलए को हमने बनाया पीडीपी में रहकर। मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और मुझे पॉलिटिकली दबाया भी गया और मुझ पर पीएसए भी लगाया गया। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे नसीब में एक सुन्नत थी, वो अदा हो गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जेल जाना भी जो है एक सुन्नत है। वो मेरे जैसे एक जो जानता ही नहीं है कुछ। पीएसए लगने की मेन वजह पीडीपी थी। मैं आपको बताऊं कि देखो, जब किसी घर में आग लग जाती है ना, तो उधर फिर जो होता है वो सब जल जाता है, चाहे सूखा हो या गीला हो। अब मैं किसी एक को निशाना बनाऊं, ये भी अच्छी बात नहीं है। क्यों? हकीकत है, हमने उस वक़्त खामोशी इख्तियार नहीं की। मैंने जंगोजहद की, उस वक़्त मैंने प्रोटेस्ट किया। एवन कि मैंने अपनी कमीज़ भी फाड़ी है उस वक़्त, जब 370 और 3500 रियासत जम्मू कश्मीर से हटाया। मैंने अपनी कमीज़ को फाड़ा है, दुनिया ने देखा है, फेसबुक पे चढ़ा है। तो मुझे जेल भेजा, मुझे उसका भी फ़ख्र है कि मुझसे एक सुन्नत अदा हो गई। बहैसियत एक मुस्लिम, एक मुसलमान, मैं नबी का कलमा गो हूँ। वो फ़ख्र है मुझे कि मैंने जेल काटी है। और सब एक आखिरी सवाल, आपको इस वक्त क्या लगता है आज़ाद साहब की पार्टी का पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा फेस कौन है, और कौन सा ऐसा शख्स है जो आप आज़ाद साहब को राय दोगे, क्या उनको मैंडेट दिया जाए अगर आपसे राय मांगी जाए? इस हवाले से मैं इतना कहूँगा कि अभी कल जो है ये पौधा लगाया है, अभी हम इसको पानी डालेंगे, इसको पानी से सींचेंगे। जब इसकी शाखें सब्ज़ होंगी इंशाअल्लाह, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि कल जो पार्टी अनाउंस हो गई है, पार्टी बन चुकी है। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि पहले दिन ही हम पार्टी के अंदर शामिल हुए। तो ना हम इंशाअल्लाह आज़ाद साहब को बोलेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि वो भी हमें नहीं बोलेंगे। रही बात, मेहनत करेंगे, अवेयर करेंगे। इसी आपके चैनल से मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ ही कांटेक्ट में रहूंगा कि आप मेरी इस आवाज़ को आगे आगे बढ़ाते जाइए और ये अवेयर हो जाए, लोग अवेयर हो जाए, इसमें समझे इस बात को। और सब जिस तरह से तमाम लीडर आज़ाद साहब के साथ बहुत से अलग अलग पार्टीज़ के लीडर जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर इन फ्यूचर कहीं ऐसा होता है, पीडीपी के जिस एमएलए की आपने बात की, शाह मोहम्मद तांत्रे साहब, अगर वो इन फ्यूचर आज़ाद साहब की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और आज़ाद साहब की पार्टी का मैंडेट फिर से उन्हें दिया जाता है, तो क्या आप शाह मोहम्मद तांत्रे साहब के साथ चलेंगे या नहीं? बिल्कुल शाना बशाना, वो आज़ाद साहब होंगे, वो शाह मोहम्मद तांत्रे साहब नहीं होंगे, वो आज़ाद साहब होंगे। हमने कहा ना हम आज़ाद साहब के तो साथ। आपने मुफ्ती साहब को देख के आपने शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को जितवाया, क्या फिर आपको फिर कैसे यकीन आएगा कि शाह मोहम्मद तांत्रे साहब फिर आपके हक में आएंगे?
अच्छा सवाल किया आपने। अब जब सोच बदलती है, ये मुझे बताइए आपने कभी इस चीज़ की आकाशी की कि 40 साल के बाद कांग्रेस को आज़ाद साहब छोड़ेंगे? आप मुझे बताइए, कभी सोचा आपने? मैंने कभी ज़िंदगी में, हाँ, जब ये ख्वाब मैंने देखी थी तब से मैं ये चीज़ महसूस कर रहा था कि आज़ाद साहब ज़रूर आएंगे, वो वसीला बनेंगे रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के। और जो वो कह रहे हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, 370 और 35 से मेरे बस का नहीं है, उसके लिए मुझे 350 प्लस MP चाहिए, कहाँ से लाऊंगा? सच तो कह रहे हैं, अब सच को तो मानना पड़ेगा भाई साहब। फारूक साहब, एक आखिरी चीज़, आप कल पहली बार आज़ाद साहब से फेस टू फेस जब आपने टॉक की तो आपको कैसा महसूस हुआ? बाकी तमाम लीडर, महबूबा मुफ्ती साहिबा से भी आप मिले, फारूक अब्दुल्ला साहब से मिले, आज़ाद साहब से मिले, तो डिफरेंसेस क्या लगते हैं आपको इन तमाम? डिफरेंसेस ये मुझे लगा कि मैं यही महसूस कर रहा था कि इस वक्त मैं अपनी बात करूंगा, इसमें किसी को मैं टच नहीं करूंगा, अपनी बात। मुझे ये लग रहा कि मैं कल जब ज्वाइन हुआ, मुझे ये लगा कि जम्मू कश्मीर आज़ाद हो चुका है, जम्मू कश्मीर आज़ाद हो चुका, और मैं आज़ाद स्टेट में रह रहा हूँ, आज़ाद स्टेट में। मुल्क तो हमारा हिंदुस्तान है ही है, लेकिन मैं अपनी स्टेट की बात कर रहा हूँ। मुझे ये लगा कि हम आज़ाद हो चुके हैं, आज़ाद साहब के आने से हम आज़ाद, मैं अपनी बात करूँ, मैं आज़ाद हो चुका हूँ अल्लाह के फजल करम से। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ फारूक खान साहब, जो कि पहले PDP के जोनल सदर थे और अब इन्होंने कल आज़ाद साहब की क़यादत में डेमोक्रेटिक्स आज़ाद पार्टी को ज्वाइन किया है। तो बने रहें टाइप राइटर के साथ। खुदा हाफिज़।